अंधी बहू से धोखा। एक छोटे से गांव में एक लीला नाम की औरत रहती थी। लीला की एक बेटी थी जिसका नाम सुरागिनी था। सुरागिनी बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई सुरागिनी से अपनी बेटे की शादी करवाना चाहता था। सुरागिनी अक्सर बीमार भी रहा करती थी, लेकिन दवा खाकर वो फिर से अपने आप को ठीक कर लिया करती थी। सुरागिनी अब शादी के लायक हो गई थी। उसकी माँ लीला और उसके पिता उमेश उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। अजी, अब हमारी सुरागिनी शादी लायक हो गई है, अब हमें उसकी शादी भी तो करनी है। एक काम कीजिए, उसके लिए कोई लड़का ढूंढ लीजिए। अरे कितने आराम से तुमने कह दिया, तुम तो जानती हो ना सब कुछ। अरे मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक ना एक दिन तो हमें अपनी बेटी की शादी करनी ही है। तुम सही कहती हो, हमें अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा कहकर उमेश पंडित को अपनी बेटी की कुंडली दे देता है, जिसके बाद पंडित उसकी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। एक दो दिन बाद पंडित एक रिश्ता लेकर उमेश और लीला के पास आता है और कहता है, देखो, जैसी आपकी लड़की सुंदर, सुशील, संस्कारी है, उसके हिसाब से मुझे ये लड़का पसंद आया है। अगर आप कहो तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है, एक बार हम लोग लड़के की माँ से मिल लेते हैं। लीला और उमेश शांति के घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो शांति का इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होते हैं और आपस में एक दूसरे से कान में कहते हैं, अरे इनका घर तो बहुत ही अच्छा है। तुम सही कहती हो, मेरी बेटी यहाँ खुश भी रहेगी और उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इन लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है। उन्हें आपस में बात करते हुए शांति कहती है, देखिए, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। आपकी जैसी लड़की हमें अपने घर के लिए चाहिए थी। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। दोनों परिवार से रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद सुरागिनी की शादी विक्रम से हो जाती है। शादी के बाद सुरागिनी घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और सबका अच्छे से ख्याल रखती है। ये सब देखकर शांति बहुत खुश होती है और एक दिन उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीती रहो बहू और सदा सुहागन रहो। तुमने तो शादी करके मेरे सर से सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले ली। बस यही चाहिए था मुझे। माँ जी, अब आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई काम या कोई परेशानी लेने नहीं दूंगी। सुरागिनी बहुत अच्छी होती है। वो अपनी सास और अपने पति विक्रम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरागिनी कभी कभी बीमार भी पड़ जाती। लेकिन बीमार होने के बाद भी वो घर के सभी काम करती और किसी को अपने बीमार होने का पता भी नहीं चलने देती। देखते ही देखते कुछ दिनों में उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। कभी उसके सर में दर्द होने लगता है तो कभी उसकी आंखों में दर्द होता, और अब तो उसे अपनी आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगा था। एक बार वो चाय बनाते समय चीनी और चाय पत्ती पतीले से बाहर डाल देती है। ये सब देखकर शांति उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या? दूध में चीनी चाय पत्ती डालने की बजाय तूने चीनी चाय पत्ती नीचे डाल दी है। तेरा ध्यान कहाँ है? दरअसल मुझे अपने माता पिता की चिंता हो रही थी। अगर ऐसी बात है तो तू एक काम कर, तू अपने माता पिता से मिला। सुरागिनी अपने माता पिता से मिलने चली जाती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता से रोते हुए कहती है, माँ, बाबूजी, अब मैं क्या करूं? मेरी बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे कुछ भी सही से दिखता नहीं है। मेरा ब्रेन ट्यूमर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेटी, तू हमें जानती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तेरा इलाज करवा सकें। अगर मैंने अपने ससुराल में ये सब बता दिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं? जैसा चल रहा है बेटी, चला ले। इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। बेचारी सुरागिनी मायूस होकर वापस अपने ससुराल लौट आती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से सुरागिनी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते ये बात शांति और विक्रम दोनों को पता चल जाती है। विक्रम सुरागिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका चेकअप करवाता है, जिसके बाद विक्रम को उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चलता है। इतनी बड़ी बात माँ इस लड़की ने हम लोगों से छुपाई है, और इस लड़की को तो आप अपनी पसंद से लेकर आई थी मेरे लिए। अब मैं इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? ये सुनने के बाद शांति के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, तो चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। लेकिन इस बात का इस अंधी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे घर के अंदर एक नौकरानी भी तो चाहिए।
वो बेचारी स्वराग्नि को धोखा देती है और अपने बेटे विक्रम की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करवा देती है। उसके बाद वो घर का सारा काम बेचारी स्वराग्नि से ही करवाया करते थे, क्योंकि स्वराग्नि अंधी हो चुकी थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। अरे स्वराग्नि, कहाँ है तू? अरे तूने अभी तक घर की साफ सफाई नहीं की? माँ जी, मुझे सही से कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से मैं काम धीरे धीरे करती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अभी घर की सारी साफ सफाई कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो घर की साफ सफाई में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी नई पत्नी के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। एक दिन स्वराग्नि की सहेली नैना उससे मिलने आती है। अरे स्वराग्नि, कैसी हो तुम? और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? स्वराग्नि अपनी सहेली नैना को अपनी बीमारी के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद नैना बहुत उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना स्वराग्नि के घर में उसके पति के साथ दूसरी औरत को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वो स्वराग्नि से कुछ नहीं कह पाती और बिना स्वराग्नि के कुछ कहे ही सब समझ जाती है। स्वराग्नि, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, वो लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, लेकिन तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। नैना स्वराग्नि का इलाज करवाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और उसका पति विक्रम उसके ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार करते रहते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। एक दिन उसका आखिरी ऑपरेशन होने वाला होता है। आज मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ऑपरेशन द्वारा मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं दोबारा से देख सकूंगी। क्या पता उसके बाद विक्रम जी और माँ जी का स्वभाव मेरे लिए ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर वो ऑपरेशन करवाने चली जाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता है और वो दोबारा से देखने लगती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय विक्रम भी अपनी पत्नी सरला के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर स्वराग्नि विक्रम से कहती है, ये औरत कौन है आपके साथ जो खड़ी है? अरे, इसका मतलब तुम देख सकती हो? स्वराग्नि अपने ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शांति और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहां नैना आती है और स्वराग्नि को उसके धोखेबाज पति और उसकी सास के बारे में सब बताती है, जिसे सुनने के बाद स्वराग्नि रोते हुए कहती है, आखिर क्यों मेरे साथ तुम लोगों ने ऐसा किया? मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। स्वराग्नि अपने धोखेबाज पति और अपनी सास के खिलाफ कंप्लेंट करवा देती है, जिसके बाद उन दोनों को जेल हो जाती है और स्वराग्नि अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। छींक मारने वाली बहू। संगीता सुबह सुबह नींद से जागती है और जागते ही जोर जोर से छींक मारने लगती है। आच्छू, आच्छू। उसके छींकने की आवाज सारे घर में फैल जाती है, जिसके चलते उसका भाई निखिल नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो, सुबह सुबह अलार्म स्टार्ट हो गया, अब ये छींक छींक कर सबको जगा देगी। संगीता अपनी छींक को रोक ही नहीं पाती और वो छींकती रहती है, जिसके बाद निखिल को नींद ही नहीं आती और वो नींद से जाग जाता है। वहीं संगीता भी थोड़ी देर छींकने के बाद शांत हो जाती है। हे भगवान, मैं और मेरी छींक तो कभी रुकती ही नहीं। जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। संगीता जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस में कदम रखते ही वो छींकना शुरू कर देती है, जिसके बाद ऑफिस के कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, हे भगवान, सुबह सुबह ही छींक रही है, अब पता नहीं क्या अनहोनी होगी। ये और इसकी छींक तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आखिर संगीता को इतनी छींक क्यों आती है यार? तभी संगीता की दोस्त रुचिका उसके पास आती है और कहती है, अरे यार संगीता, तू अपनी छींकों का कोई इलाज क्यों नहीं करवाती है? मैं क्या करूं? ये तो बचपन से ही ऐसी है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहकर बेचारी संगीता का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप जाकर अपने केबिन में काम करने लगती है। तभी उसके केबिन में एक सुंदर सा और स्मार्ट सा लड़का आता है, जिसे वो देखती ही रह जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, कितना स्मार्ट और सुंदर लड़का है। काश ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाए। तभी नूपुर उससे कहता है, मुझे यहाँ पर बॉस ने भेजा है, कहा है कि तुम मुझे सारा काम अच्छे से सिखा दोगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। नूपुर कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो संगीता से काम सीखने लगता है। देखते ही देखते संगीता उसे सारा काम बता देती है। ऐसे ही अब हर रोज संगीता और नूपुर एक साथ केबिन में बैठा करते थे। देखते ही देखते नूपुर को संगीता पसंद आने लगती है, लेकिन वो सुबह शाम कभी भी एकदम से छींक देती है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस और उसके घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे।
लेकिन नूपुर को वो फिर भी पसंद थी। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचने लगे। मैं तुमसे प्यार अच्छू करती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। संगीता और नूपुर दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नूपुर शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही नूपुर की माँ कौशल्या उसका गृह प्रवेश करती है, संगीता तुरंत छींक मार देती है। अच्छू अच्छू। अरे बहू, ये क्या? घर में आने से पहले ही तूने अपशगुन कर दिया। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अच्छू, मुझे छींक आती ही रहती है। अरे बहू, इतना भी क्या छींकना कि तू शगुन वाले काम पर भी छींक मार दे। तुझे पता नहीं है, अच्छे कामों से पहले छींक आना अच्छी बात नहीं होती। संगीता कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद कौशल्या उसे अंदर बुला लेती है। शादी के बाद संगीता घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, लेकिन उसकी छींक मारने की आदत से उसकी सास कौशल्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन नूपुर शाम के वक्त ऑफिस से वापस घर लौटता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है और वो बहुत ही खुशी से अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो मिठाई खाओ। आपको पता है आज क्या हुआ है? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जानती, तू ही मुझे बता दे। अरे माँ, आपको पता है आपके बेटे को प्रमोशन मिल गया है और अब हम लोग ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े फ्लैट में भी जाएंगे। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है और नूपुर को मुबारकबाद देने लगती है। बहुत 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 अच्छू मुबारक हो नूपुर जी आपको। सत्यानाश जाए तेरा, जब देखो अच्छे मौकों पर छींक मार देती है। अरे जा, चली जा यहाँ से। अरे माँ, क्यों बेचारी को डांट रही हो? इसमें इसका क्या कसूर है? उसको तो ये परेशानी है। हाँ हाँ, ले ले अपनी पत्नी की साइड। मुझे तो पता ही था, शादी के बाद सभी लड़के जैसे अपनी पत्नी के पक्ष में ही बोलते हैं, तू भी उसी तरह बोलेगा। अरे माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सही के साथ सही और गलत के साथ गलत ही हूँ। कौशल्या उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस परेशानी की वजह से आपके और माँ जी के रिश्ते में दरार आएगी। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। ऐसा कहकर नूपुर अपनी पत्नी संगीता को मिठाई खिलाता है। अगले दिन जैसे ही नूपुर खुशी खुशी नींद से जागकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आती है। अरे नूपुर भैया, कल तक तो प्रमोशन तुम्हें मिल रहा था, लेकिन आज ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल बॉस ने तुम्हारी पोजीशन हमारे ऑफिस के रोनित को दे दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और पहले मुझे ये पोजीशन देने के बाद बॉस इस तरह इस पोजीशन को किसी और को कैसे दे सकते हैं? नूपुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी पत्नी संगीता उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। संगीता को देखते ही नूपुर गुस्से से कहता है, देखो चली जाओ अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अजी, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक से आप इतने नाराज क्यों हो? नूपुर संगीता से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद संगीता पूरे दिन इस बात से परेशान रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से नूपुर उससे नाराज हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौशल्या मंदिर से नूपुर की तरक्की के लिए दुआएं मांग कर आती है, जिसके बाद वो संगीता को प्रसाद देने लगती है। आ बहू, ये ले, तू भी प्रसाद खा ले। देखना, मैंने माता रानी से अपने बेटे की तरक्की की दुआ मांगी है और उनके लिए व्रत भी रखा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बेटे को कहीं अच्छी नौकरी और अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी। चलो अब हमारे घर के हालात फिर से ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए फिर से छींक मार देती है, जिसके बाद कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से से सारी मिठाई फेंक देती है और संगीता से कहती है, तुझे हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती? अरे रोज रोज तुझे कहती हूँ दवाई समय पर ले लिया कर। आज ही मैं भगवान से अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांग कर आई थी, लेकिन तूने उसे भी अखंडित कर दिया, और वो भी एक छींक से। कौशल्या फिर से संगीता को जली कटी बातें सुना देती है, जिसके बाद बेचारी संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। आखिर मुझे इतनी छींक क्यों आती है? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ? इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही न हुई होती। ये सब नूपुर कमरे के बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है।
जिसके बाद नूपुर संगीता के पास जाता है और उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। छींक आना तो नॉर्मल सी बात है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं बना। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नूपुर की बात सुनकर संगीता चुप हो जाती है और अपने पति नूपुर को गले से लगा लेती है, जिसके बाद नूपुर बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर से संगीता का इलाज करवाता है, जिसके चलते संगीता छींक मारना बिल्कुल बंद कर देती है। अब कौशल्या भी संगीता के साथ अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। काली फौजी बहू से धोखा। सर से पांव तक फौजी का पहरावा पहने हुए वह सुहागन सांवली स्त्री थी। उस फौजी बहू की सूरत जितनी श्यामल थी, उसकी काया हिम के समान श्वेत थी। वह बहू और बीवी होने के साथ देश की फौजी थी। एक ओर फौजियों का दल आपस में बैठा बतिया रहा था, वहीं दूसरी ओर वह फौजी बहू सरहद से छुट्टी मिलने की बाट जोह रही थी। आज पूरे 2 साल 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया मुझे और रोनित को दूर हुए। अब तो सरहद के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। काश की सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो जाती। फौजी बहू अपने आप में बुदबुदा ही रही थी कि एकाएक ब्रिगेडियर बत्रा सरहद के सैनिकों के बीच खड़े होकर बोलते हैं, सभी फौजियों के लिए एक सुनहरा संदेश है। इस समय सरहद की सीमा एकदम सुरक्षित है, इसीलिए सभी फौजियों को महीने भर की छुट्टी मुकम्मल की जाती है। यह सुनकर फौजी बहू की उदास आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है। ये सुनहरा संदेश सुनने के लिए मैं पिछले 2 बरस से बाट जो अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति और सास से मिलूंगी। इसी सोच के साथ सांवली फौजी बहू अपनी आंखों में आंस लिए ससुराल रवाना हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उसके ससुराल की दहलीज पर ताला देखकर उसका हियाव टूट जाता है। मेरे आने की खबर तो मैंने संदेश के जरिए सासू माँ और इन्हें भेज दी थी, बावजूद इसके ससुराल की दहलीज पर ताला। यह सोचकर धरा अपने पति रोनित को फोन लगाती है। तभी रोनित की ओर से उसे अपनी सास का स्वर सुनाई देता है। माँ जी प्रणाम, मैं सरहद से लौट चुकी हूँ, मगर देखा तो घर पर ताला लगा है। अरे बहू क्या बताऊँ, रज्जो दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए देर रात मुझे और रोनित को आना पड़ा। अब मेरे सिवा इनकी देखरेख करने का कोई नहीं है। माँ जी तो आप और रोनित कब आएंगे? बहू अभी 1-2 सप्ताह का बखत तो पक्के तौर से लग ही जाएगा, तब तक तू अपने पीहर चली जा। ठीक है माँ जी, मैं रखती हूँ। यह सुनकर धारा कहती है, माँ जी और रोनित जी कितनी बड़ी बाधा में हैं और मैं जाने क्या बुरे ख्याल बुन रही थी। यह बोलकर फौजी बहू अपने मायके आकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसे उसकी सखी रैना का कॉल आता है। क्या हाल है फौजी साहिबा? देशभक्त बनने के बाद बचपन के दोस्तों को ही बिसार दिया, न कोई फोन न कोई संदेश। बचपन की आदत तेरी गई नहीं ना? आज भी बातों बातों में खिंचाई करना तो तुझे खूब आता है। ये छोड़ और गौर से सुन, 1 सप्ताह बाद मेरी शादी है, इसीलिए तुझे छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा। अरे मेरी बचपन की सखी, तेरी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? तू बोल तो अभी चली आती हूँ, बस 1 गांव की ही तो दूरी है। अरे नेके और पूछ पूछ, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा। कुछ ही देर बाद धारा अपनी सखी रैना के घर पहुँचती है। दोनों सहेलियां घंटों बातें करती हैं। अरे मेरी होने वाली दुल्हन, जरा होने वाले जीजा जी की तस्वीर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है चोर जो इस चांद के टुकड़े को चुराने वाला है। देख, ये है गौतम, मेरे होने वाले पति। तस्वीर देखकर मानो उस काली फौजी बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दुख आंखों से बहने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोनित मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? धारा, आखिर बात क्या है? रैना, ये गौतम नहीं बल्कि मेरे पति रोनित हैं, मगर आखिर इस धोखाधड़ी का मुख्य मुद्दा क्या है? धारा अपनी सूरत को निहारते हुए कहती है, शायद मैं काली हूँ, इसीलिए रोनित ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा और मुझे बिना बताए उन्होंने दूजा ब्याह रचाने की सोची। धारा, देश की फौजी होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रोनित ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। धारा, वह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं। मुझे इस धोखाधड़ी का कारण जानना है। धारा, संभाल खुद को, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें शादी तक इंतजार करना होगा और उन माँ बेटे को रंगे हाथों पकड़ना होगा और सजा दिलवानी होगी। हर गुजरते दिन के साथ काली फौजी बहू के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब रोनित सेहरा सजाए हुए रैना के द्वार पर दस्तक देता है, जहां रैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके पीछे धारा खड़ी थी। धारा को देखकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या हुआ रोनित? मुझे देखकर आप दोनों माँ बेटी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो? पिछले 2 साल से तुम दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पका रहे थे,
गनीमत है कि तुम माँ बेटे के बुने जाल में मेरी सहेली फंसी नहीं, वरना मुझे तो तुम्हारी काली करतूत का पता चलता ही नहीं। फौजी बहू के जुबान के बोल बान बनकर दोनों माँ बेटे के काले कलेजे को भेद रहे थे। तभी फौजी बहू की सास रेवा अपने कटु कड़वे बोली की बिजुरी बेचारी काली बहू पर गिराते हुए कहती है, अरे बंद कर अपना ये बोलबाला, बहुत चला लिया तूने अपना ये काला कंठ कंकाल। सुनना है तो सुन। 2 साल पहले। अरे रेवा कहाँ है? अरे पंडित जी आप पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ। तुमने कहा था ना ऊंचा रिश्ता बताने को। ये धारा सोमगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है। शक्ल से तो सांवली है मगर पेशे से फौजी है, अच्छा खासा कमाती है। अरे पंडित जी काला पीला कोई भी सौदा चलेगा, जो कि मेरा रौनित कमाता धमाता तो है नहीं। अब यह काली बहू आएगी तो इसके पैसे से हमारा पेट पल जाएगा, और फिर कौन सा ये हमारे नजरों के सोंजे रहेगी। साल 6 माह पर सरहद से ससुराल आएगी तो जैसे तैसे झेल लेंगे। इस तरह रेवा अपने बेटे रौनित की शादी धरा से करा देती है, मगर शादी के 2 दिन के भीतर ही सरहद से उस बहू की बुलाहट आ जाती है। अच्छा माँ जी, अपना और रौनित का ध्यान रखना। बहू तू तो जानती है रौनित के पास कोई काम नहीं, वह बेरोजगार है। जब तक उसका कोई काम नहीं लगता राम जाने घर खर्च कैसे चलेगा। माँ जी मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी फौजी बहू बॉर्डर से प्रत्येक माह पैसे भेजती रहेगी। जिग जिग जी बहू एक तेरा ही आसरा है। समय गुजरता जाता है। अब धरा को सरहद गए साल बीत चुका था। अरे रौनित बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। देख ना मैं पूरे दिल से उस काली कमली को अपना बहू मानती हूँ, और ना ही तू उसे सांझ बीवी का अधिकार देगा, तो क्यों ना उसके फौजी होने का फायदा उठाया जाए। माँ मैं कुछ समझा नहीं। बेटा उसे गए साल हो गए हैं, क्यों ना हम माँ बेटे शादी का दाना डालकर किसी अमीर चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाएं, और जब हमें अमीर लड़की मिल जाएगी तो इस काली बहू की बला से निजात पा जाएंगे। वाह माँ, क्या मास्टरमाइंड लगाया है। फिर मेरी नजर रैना पर गई। रैना का सुंदर रंग रूप मेरे दिल में बस गया, और आज हमारी शादी होने वाली ही थी, मगर तुम्हारी काली परछाई ग्रहण बनकर यहाँ पहुँच गई। यह सुनकर फौजी बहू रिस में आकर रौनित को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद तुम माँ बेटे के मन में कोई मलाल नहीं। जाने तुम जैसे कितने ही लालची इंसान चंद सिक्कों के लिए शादी का स्वयं रचाते हो, जिसे एक साथ कितने बेबस बाप की बेटियों का जीवन बेरंग हो जाता है। फौजी बहू उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करती है। केस अदालत में दस्तक देता है, जहाँ जज कुछ इस कदर फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पहली पत्नी के रहते मिस्टर रौनित ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, जिसे बढ़ावा देने वाली मुख्य रेवा इसमें बड़े तौर से भागीदार है। इस धोखाधड़ी की सजा में इन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। पति से मिले धोखाधड़ी के बाद धारा उसे तलाक ले लेती है। उन माँ बेटे को उनके किए की सजा के तौर पर कारावास नसीब होता है। उस फौजी बहू की बदौलत रैना का जीवन भी बुझने से बच जाता है। सच है साथियों, आज भी झूठी शोभा और सुंदरता के पीछे धन के ऐसे ही कई लोभी खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए उस धोखाधड़ी की कटनी इस धरती पर ही होगी। सास लाई बहू की सौतन। रात का समय होता है। पार्वती अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से पार्वती की नींद खराब होने लगती है। ओहो, कौन है इस समय? भला ये कोई समय है घर पर आने का? पार्वती नींद में उठना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा फिर से पीटने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ता है। हद ही हो गई, इतनी रात को मेरा ही दरवाजा पीटने के लिए मिला था। जैसे ही पार्वती दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा राहुल एक लड़की के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर पार्वती राहुल से कहती है, अरे राहुल, ये क्या? इतनी रात के समय तू अमेरिका से वापस लौटा है? और ये अमेरिका की गोरी मैडम तेरे साथ क्या कर रही है? कहीं ये अपना घर छोड़कर तेरे साथ भागकर तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, जेनी मेरे साथ भागकर नहीं आई, मैं ही उसे भगा कर लाया हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रहा है तू? राहुल, ये तो एक अंग्रेज है, तू इसे भगाकर कैसे ला सकता है? अरे माँ, जेनी मेरा सच्चा प्यार है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों अमेरिका से भागकर यहाँ आ गए हैं। मैं इसे वहाँ से भगा कर लाया हूँ और मैंने इससे शादी भी कर ली। हे भगवान, क्या मैंने तुझे ये सब करने के लिए अमेरिका भेजा था? अरे बेटा, मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा था, ना कि अमेरिका की गोरी भगाने के लिए।
राहुल जेनी को लेकर घर में चला आता है। तभी पार्वती कहती है, अरे राहुल, ये गोरी मेरी बहू नहीं बन सकती। अरे मैं इसे क्या कहूंगी, इसे तो हिंदी भी नहीं आती। सासू माँ, मेरे को हिंदी आता है। प्रणाम सासू माँ। देखा ना आपने, संस्कार तो इसमें मैंने कूट कूट कर भरे हैं। अरे आप चिंता मत करो, ये आपकी सभी बातों को समझेगी। मैंने थोड़ी बहुत हिंदी से समझा दी है। चलो जेनी, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय। मॉम, गुड नाइट। राहुल जेनी को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी पार्वती सोफे पर बैठी हुई अपने मन में सोचने लगती है, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। मैं तो एक सुशील और संस्कारी बहू चाहती थी, लेकिन इस अंग्रेजन ने तो मेरे घर पर आकर तुरंत काबू कर लिया है। और देखो तो सही, मेरा बेटा इतना मजनू हो गया है कि सीधा उसे अपने कमरे में ले गया। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पार्वती रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी जेनी वहां पहुंच जाती है और पार्वती से कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम, व्हाट आर यू डूइंग। अरे रे, ये सुबह सुबह मेरे ऊपर अंग्रेजी झाड़ने आ गई। अरे मेरी माँ, चली जाए यहाँ से, मुझे आराम से नाश्ता तो बनाने दे। इफ यू एग्री सो आई कैन मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू। जेनी की अंग्रेजी सुनकर पार्वती को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बेटे राहुल को चिल्लाकर बुलाती है, राहुल, राहुल, कहाँ है तू, जल्दी आ। अरे इस अंग्रेजन मैडम को देख, मुझसे क्या कहे जा रही है। तभी राहुल अपनी माँ पार्वती की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे माँ, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो। तेरी अंग्रेजन बहू मुझे यहाँ खाना बनाने ही नहीं दे रही है। जा जल्दी से इसे ले जा, नहीं तो मैं इसका कत्ल ही कर दूंगी। रिलैक्स माँ, मैं अभी जेनी को यहाँ से ले जाता हूँ। कम जेनी, मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, डोंट डिस्टर्ब माई मॉम, एंड वी हैव सम टाइम नाउ, सो वी बोथ कैन टेक शावर। हाँ, ओके डार्लिंग। राहुल जेनी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद पार्वती अपने आप से कहती है, बहुत हुआ, मैं इसे अपने घर में और सहन नहीं कर सकती। नाश्ता बनाने के बाद पार्वती अपने घर अपनी दोस्त गायत्री की बेटी राधा को बुलाती है और उसे समझाती है, अरे बेटी, अब तुझे क्या बताऊं, मेरे बेटे के ऊपर इस अंग्रेजन चुड़ैल ने काबू कर रखा है। ये यहाँ मेरे बेटे की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आई है। तू मेरा एक काम कर दे और इस अंग्रेजन मैडम से मेरे बेटे को दूर कर दे। तू अपने जाल में मेरे बेटे को फंसा ले, उसके बाद तुम दोनों की शादी कर दूंगी और तू मेरी बहू बन जाइयो। आप चिंता मत कीजिए, मैं राहुल जी को इस अंग्रेजन औरत के हाथ में फंसने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से राधा पार्वती के घर में ही रहने लगती है। जब भी राहुल अकेला होता या कुछ काम कर रहा होता तो राधा उसके पास चली जाती। लेकिन इस बात से जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में ये सब नॉर्मल होता है। एक दिन रात के समय राहुल छत पर टहल रहा था। तभी राधा भी छत पर पहुंच जाती है और उसे अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाने लगती है। देखिए ना, हमारा इंडिया कितना अच्छा है, सबके अंदर इतने प्रेम और भावना होती है। वहीं ये अमेरिका वाले लोग, इन्हें तो रिश्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, निभाना तो बहुत दूर की बात है। राहुल बड़े ही ध्यान से राधा की बातें सुनने लगता है। धीरे धीरे राधा जेनी के बारे में राहुल को पूरी तरह भड़का देती है और कई बार गलती खुद करके जेनी के ऊपर डाल देती है। धीरे धीरे राहुल को जेनी बहुत बुरी लगने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राधा राहुल को कॉफी में नशे की दवाई मिलाकर पिला देती है, जिसकी वजह से राहुल नशे में हो जाता है। जिसका फायदा उठाकर राधा उसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने की कोशिश करती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं गरीब संस्था के लिए, गरीब लोगों की मदद करेंगे तो वो हमें दुआएं देंगे, आप इन पर साइन कर दीजिए राहुल जी। राहुल की आंखें पूरी तरह खुल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ठीक से पेपर पढ़ नहीं पाता। राहुल साइन करने ही वाला था कि इतने में वहां जेनी पहुंच जाती है और राहुल के हाथों से उन पेपर्स को छीनकर पढ़ने लगती है। Oh my God, it's not a donation paper. This is our property paper. जेनी तुरंत उन पेपर्स को ले जाती है और राहुल के लिए एक नींबू पानी बनाकर लाती है ताकि उसका नशा उतर सके। जैसे ही राहुल नींबू पानी पीता है उसे थोड़ा सा होश आने लगता है, जिसके बाद वो उन पेपर्स को पढ़ता है। तभी वो अपनी माँ पार्वती को बुलाता है और राधा की सारी सच्चाई उसे बताता है।
जिसे सुनने के बाद पार्वती रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं इस अंग्रेजन बहू को अपने घर से भगाने के चक्कर में इस राधा की बच्ची को यहाँ लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी चालाक निकलेगी, लेकिन मुझे अपनी अंग्रेजन बहू पर बहुत गर्व है। इसने आज हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर आज ये ना होती तो हम तो बेघर ही हो जाते। तभी जैनी वहाँ पुलिस बुला लेती है और पुलिस राधा को गिरफ्तार कर ले जाती है। ये सब देखकर पार्वती जैनी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से पार्वती जैनी को अपनी बहू मान लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब माँ की जुड़वा बेटी। माथे पर भारी भरकम बोरियां लादे बेबस माँ बिंदिया कोयले की खदान से बोरियों में भरकर कारखाने तक पहुंचा रही थी कि देखते ही देखते सांझ ढलाती है। सभी मजदूर पैसे के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। तभी अंत में बिंदिया की बारी आती है। भट्टी का मालिक भुवनेश बिंदिया से बोलता है, ये लो बिंदिया भाभी, तुम्हारी आज की पगार पूरे 500 रुपए। शुक्रिया भुवनेश भाई साहब, आप नहीं जानते ये पैसे मेरे लिए बेहद जरूरी हैं। आखिर अपनी जुड़वा बेटियों के भावी भविष्य के लिए ही तो मैं जी जान लगाकर मेहनत कर रही हूँ। अरे पुरखे पुरनिया बड़ी बात बोल गए हैं। जब एक औरत माँ बन जाती है तो उसका संसार उसके बच्चों में ही सिमट कर रह जाता है। ब्रजेश भाई साहब के जाने के बाद से आप बिना रुके थके अपनी बेटियों के लिए मेहनत का बेतहाशा बोझ ढो रही हैं। इसके सिवा मुझ बेबस माँ के पास दूजा कोई चारा नहीं। अच्छा भाई साहब, चलती हूँ। जुड़वा बेटियां अंजलि और गीतांजलि मेरी बाट जो रही होंगी। ये बोलकर बिंदिया घर की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ दरवाजे पर खड़ी उसकी 12 वर्षीय दोनों जुड़वा बेटियां बोलती हैं, माँ आप आ गई? हाँ मेरी बच्चियों। माँ, आज ट्यूशन मास्टर ने हम दोनों बहनों को बुरा भला बोलकर बाहर खदेड़ दिया। फिक्र मत करो मेरी बच्चियों, मैं कल ही मास्टर जी की फीस भर दूंगी, फिर तुम पहले की तरह पढ़ पाओगी। बिंदिया की जुड़वा बेटियां शक्ल सूरत से एक समान दिखाई पड़ती थी। बिंदिया अपने शरीर के क्षमता से बढ़ चढ़कर उनके बेहतर भविष्य के लिए बिना रुके मेहनत करती चली गई। कभी वो कोयले की खदान में मेहनत मजदूरी करती, तो कभी ईंट की भट्टी की बेतहाशा तपिश को सहन करके, तो फिर कभी खेतों में बटाईदार के तौर पर बुआई करके अपनी बेटियों की शिक्षा का जोड़ बटोर करती थी। दिन सप्ताह और महीनों के मंजर में गुजरते चले गए। देखते ही देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। बिंदिया की बेटियां 17 वर्ष की हो गई हैं। आज बिंदिया की दोनों बेटियों की स्कूली शिक्षा पूर्ण हो गई। माँ 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 अरे क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम दोनों चिड़िया की तरह चहक रही हो। माँ, खुशखबरी है, हम दोनों जुड़वा बहनों ने 12वीं में पूरे स्कूल में प्रथम और दूसरा स्थान का पद प्राप्त किया है। इतना ही नहीं माँ, प्रिंसिपल सर की ओर से बतौर हम बहनों को छात्रवृत्ति भी मिली है। शहर के बड़े से बड़े कॉलेज में हम बहनों को मुफ्त दाखिला मिलेगा। ये सुनकर बिंदिया की आंखों से खुशियों की बदरी बरस पड़ती है। जग जग जियो मेरी बच्चियों, ईश्वर तुम बहनों को और बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाए। अपना सामान बांध लो, आगे की पढ़ाई के लिए तुम इसी सप्ताह शहर जाओगी। दोनों बहनें जाने की तैयारी में जुट जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि बेचारी बिंदिया बीमारी का बिछौना पकड़ लेगी। गीतांजलि, माँ ने हम बहनों के लिए उम्र से बढ़कर मेहनत मजदूरी की है। शायद माँ का शरीर श्रम से थकित हो चुका है। ऐसे में हम दोनों बहनों का शहर चले जाना मुनासिब नहीं। इसीलिए तुम शहर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करो, मैं यहीं रहूंगी। मगर अंजलि, तुम्हारा भी तो शिक्षक बनने का सपना था, उसका क्या? गीतांजलि, मैं मेरे सपने को कमाई का स्रोत बना लूंगी। इससे 3 लाभ होंगे। बच्चों को शिक्षा का सार मिलेगा, माँ की सेवा बाड़ी भी भरसक होती रहेगी, और मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजती रहूंगी। गीतांजलि आगे की पढ़ाई परिपूर्ण करने शहर चली जाती है। वहीं अंजलि गांव में ही रहकर अपनी माँ का रख रखाव करने लगती है और सरपंच से कहती है, सरपंच जी, माँ की बुरी अवस्था से आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। माँ की दवा और बहन की पढ़ाई के लिए मुझे प्रतिमाह पैसों का प्रबंध करना होगा। मेरे मन में एक बात चल रही है, हमारे गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। अगर आप सभी जन सहमत हैं तो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, जिसका शुल्क बेहद सीमित होगा। अरे ये तो बेहद सुनहरी सोच है अंजलि बिटिया।
गांव के बच्चों को शिक्षा का सार समझ आएगा तो शायद सरकार की निगाह हमारे गांव पर केंद्रित हो जाए। अगले ही रोज से गांव के तमाम बच्चे अंजलि के पास पढ़ने लगते हैं। अंजलि सुबह से दोपहर तक बच्चों को पढ़ाती और सांझ को घरेलू कामकाज निपटा के देर रात अपनी बीमार माँ की सेवा बाड़ी करती। समय के साथ 1 महीने का पूरा चक्र हो जाता है। आज मुझे महीने का मेहनताना मिल गया। सबसे पहले अपनी बहन गीतांजलि को मनी ऑर्डर भेज देती हूँ। दोनों जुड़वा बहनें बढ़ चढ़ कर मेहनत करती हैं। शहर में रह रही गीतांजलि ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए खुद को शिक्षा की गहराई तक सराबोर कर दिया। अंजलि की मेहनत और गीतांजलि की लगन ने गहरी छाप छोड़ी। फाइनली आज मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल ही गई। माँ और मेरी जुड़वा बहन अंजलि ये देखकर कितनी खुश होंगी। इसी सोच को थामे गीतांजलि शहर से अपने गांव का सफर तय करती है। ये मेरे घर के आगे इतनी भीड़ भड़क्का कैसा लगा है? सभी को मेरे आने का संदेश पहले ही मिल गया था क्या? भीड़ को चीरते हुए जैसे ही गीतांजलि गांव के प्रांगण में दस्तक देती है, वहां उसकी माँ बिंदिया दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये देख गीतांजलि रोते बिलखते हुए बोलती है, अंजलि ये सब क्या हो गया? माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई गीतांजलि। जाने ईश्वर ने इन दोनों जुड़वा बहनों की किस्मत किस बदनसीबी की स्याही से लिखी है। बाप का साया तो बचकाने में ही उठ गया, अब बिंदिया भी इन्हें छोड़कर चली गई। दोनों बहनें हिम्मत की पांति बांधकर अपनी माँ बिंदिया का अंतिम संस्कार करती हैं। गांव समाज उन्हें सांत्वना देकर अपने घरों का रुख करता है। 1 सप्ताह बाद। अरे अंजलि बिटिया। सरपंच जी आप यहाँ? अंजलि बिटिया, जानता हूँ ये सफर तुम बहनों के लिए बेहद कठिन है, मगर सप्ताह भर हो गया, ऐसे बच्चे पिछला पढ़ा लिखा सब भूल जाएंगे। सरपंच जी आज सांझ से ही सभी बच्चे पहले की तरह पढ़ेंगे। अंजलि पुनः बच्चों को पढ़ाने लगती है, जिसे देख गीतांजलि बोलती है, अंजलि मैंने सोचा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हें और माँ को साथ शहर ले आऊंगी, मगर गांव की गरीबी को देखकर मैं इस गांव में ही एक अस्पताल की नींव रखूंगी ताकि बेबस बदहाल लोग मरे नहीं। गीतांजलि अपनी सोच को सरपंच के समक्ष रखती है तो सरपंच कहते हैं, तुम दोनों जुड़वा बहनें हमारे गांव की जान हो। तुम्हारी सुनहरी सोच को साकार करने में गांव समाज भरसक सहयोग करेगा। सभी की मदद से अस्पताल बन जाता है, जहां गीतांजलि बतौर एक डॉक्टर बनकर बच्चे बूढ़े सभी का इलाज उपचार करती है। वहीं अंजलि बच्चों के बीच शिक्षा की सूझबूझ शुमार कर रही थी। समय गुजरता गया, सरकार की नजर उस गांव पर आखिरकार आन पड़ी। दोनों बहनों को उनकी सराहनीय सोच के लिए सम्मानित किया गया। आज माँ जहाँ से भी हम जुड़वा बहनों को देख रही होंगी, वो बेहद हर्षित होंगी। बिटिया, अब तुम जुड़वा बहनों के ब्याह की बेला आन पड़ी है। ललितपुर गांव से तुम बहनों के लिए रिश्ता आया है। अरे खास बात तो ये है कि वो भाई भी तुम बहनों की तरह जुड़वे हैं, मतलब कि तुम दोनों जुड़वा भाइयों की जोड़ू बनोगी। ये सुनकर सभी जन हंस पड़ते हैं। कमला के बेटों से दोनों जुड़वा बहनों का ब्याह हो जाता है। पूरा गांव समाज मिलकर उन्हें विदाई देते हैं। जाओ, ईश्वर तुम दोनों जुड़वा बहनों को खूब तरक्की दे। दुल्हन बनी दोनों बहनें ससुराल की दहलीज पर दस्तक देती हैं, जहां उनकी सास कमला कहती है, अरे आओ मेरी सुंदर जुड़वा बहुओं, ससुराल में समाओ। जी माँ जी। आज तुम दोनों शिक्षित बहनों को बतौर बहू के रूप में पाकर मेरा सपना साकार हो गया। बस तुम दोनों बहनों के एक ही शक्ल सूरत से बेचारी मुझ सास को मत सताना। माँ जी, बेशक हम दोनों जुड़वा बहन हैं, मगर पेशे और पद से दोनों अलग हैं। अंजलि शिक्षक है और मैं डॉक्टर। दोनों जुड़वा बहनें अपने ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती हैं और अपने सपने को लगातार पूरा करती हैं। अंजलि शिक्षक बनकर और गीतांजलि डॉक्टर बनकर समाज की सेवा को अपनी जीविका का स्रोत बना लेती हैं। एक दौर में जो जुड़वा बहनें घनघोर गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर थी, आज वही दोनों बहनें अपने बलबूते रईसी की बुलंदियों पर बैठी हैं। अक्सर छोटे छोटे कदम ही बड़ी बुलंदियों का कारण बनते हैं।